गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारा चला था व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। उसमें हमने अब तक सभी स्वरूपों के बारे में पढ़ा। एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार, उसके बाद सहकारी समितियां, साझेदारी और कंपनी। इन सभी स्वरूपों का अध्ययन करने के पश्चात अब हमारे सामने आती है कि किसी भी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के स्वरूपों के अंदर अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जबकि कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अर्थात कहने का ये है कि कोई भी स्वरूप आप चयन करते हैं तो चयन करते समय आपको उन स्वरूपों के संबंध में संपूर्ण जानकारियाँ कि इसको करने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको करने से हमारी क्या सीमाएं हैं, क्या नुकसान होंगे और हमारी स्वयं की कैपेसिटी क्या है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र यानी आधारभूत घटकों को आपको ध्यान रखना होगा और उसके आधार पर ही अपने व्यावसायिक संगठन का स्वरूप चयन करना होगा। यहाँ पर आपकी पुस्तक में 2.4 एक सारणी बनाई गई है जिसके अंदर तीनों का आपस में कंपैरिजन भी किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से घटक हैं महत्वपूर्ण जिनका संगठन का चयन करते समय ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। सबसे होता है पहले प्रारंभिक लागतें। आपको सभी को बता दें, कोई भी व्यावसायिक संगठन जब हम शुरू करते हैं तो कुछ प्रीलिमिनरी जो एस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ खर्चे होते हैं वो किए जाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर प्रारंभिक लागतों की बात करें तो हमारा जो एकल व्यावसायिक स्वरूप है वो सबसे कम खर्चीला होता है। आपके पास जितनी पूंजी है उसके लिए कोई औपचारिकताएं कानूनी नहीं होती हैं, कागज़ पत्तर हमको नहीं बनाने पड़ते हैं, तो बहुत आसानी से उसको स्टेब्लिश कर लिया जाता है, तो लागतें न्यूनतम आती है। अब क्रियाकलापों का पैमाना भी उसमें छोटा होता है। साझेदारी में भी बहुत कम सीमित मात्रा से आप साझेदार सहमत होते हैं। आप चाहें तो साझेदारी संलेखा आप बनाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं होता। लेकिन सहकारी समिति और कंपनी स्वरूप की बात करें जिनको करने के लिए बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं और उस प्रक्रिया भी लंबी होती है और उसके अंदर खर्चा भी बहुत होता है। तो यहाँ तक प्रारंभिक लागतों के संबंध में बात करें तो सबसे कम प्रारंभिक लागत है वो एकल व्यवसाय की होती है। ठीक है। इसके विपरीत संगठन जो हमारा कंपनी स्वरूप है और चाहे सहकारी समितियां हैं, इनमें अपेक्षाकृत लेकिन सबसे ज़्यादा कंपनी स्वरूप में होता है। तो आपको देखना होगा कि प्रारंभिक लागतें हम वहन कर सकते हैं या नहीं, हमारे व्यवसाय का स्वरूप पैमाना कैसा है। दूसरा पॉइंट होता है जो हमको ध्यान रखना होता है दायित्व। दायित्व होता है कि आपकी लायबिलिटीज़ क्या है। जैसे एकाकी व्यापार के अंदर सब कुछ एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके हानि लाभ सब कुछ एक ही व्यक्ति वहन करता है, तो उसकी लायबिलिटीज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, कोई दूसरा उससे शेयर करने वाला नहीं होता है। साझेदारी में ये लायबिलिटी आपके साझेदारों के अंदर बढ़ जाती है, यानी एकल व्यवसाय से कम हो जाती है। और यहाँ पर भी एक चीज़ होती है कि आप एकल व्यवसाय में आपकी निजी संपत्तियों से भी आपके दायित्वों को, ऋणों को पूरा करने के लिए काम में लिया जा सकता है। और बात करें हम संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार में सिर्फ मुखिया का दायित्व असीमित होता है, बाकी सबका दायित्व सीमित होता है। लेकिन कंपनी स्वरूप की बात करें तो कंपनी स्वरूप के अंदर दायित्व कंपनी में लगाए गए अंश तक सीमित होता है उसके सदस्यों का। तो इसीलिए आप कंपनी की परिसंपत्तियों पर कोई भी ऋण है या कुछ है तो आप उसकी पर्सनल कैपिटल पे जाके, पर्सनल संपत्तियों से जाके उसका भुगतान नहीं कर सकते। तो निवेशकों की दृष्टि से, यानी जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उन दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छा संगठन है कंपनी स्वरूप, है ना। उसमें सबसे कम जोखिम होती है और एकाकी में सबसे ज़्यादा जोखिम होती है। तो आपको खुद को निर्णय लेना होगा कि हम किस दायित्व को उठाने के लिए सहमत हैं। फिर आता है निरंतरता। आप सभी जानते हैं एकाकी व्यापार हो चाहे साझेदारी व्यापार हो, दोनों का जो स्थायित्व है कितना है। अगर एकाकी व्यापार के अंदर एक ही व्यक्ति है, मर गया बंद हो जाएगा, दिवालिया हो गया, पागल हो गया या बीमार पड़ गया, बिजनेस बंद हो जाता है। इसी प्रकार साझेदारी में भी यही होता है, निरंतरता में कमी होती है। एक भी साझेदार के पागल होने, दिवाला होने, छोड़ के जाने से क्या होता है, संगठन जो होता है उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारी संयुक्त हिंदू व्यवसाय हो चाहे सहकारी समितियां हो चाहे कंपनी की में हो, इसमें निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि कंपनी स्वरूप में तो आपको बताया है इसका जो अस्तित्व होता है अपने सदस्यों से क्या होता है, अलग होता है। और
जो हमारा सहकारी समिति है उसमें एक सदस्य के आने जाने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन जो व्यवसाय के स्वरूप होते हैं, इनका ढांचा जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो आपको डिपेंड करना है कि आपको किस तरह का बिज़नेस करना है। अगर आपको दीर्घायु का बहुत लंबे समय तक स्थायित्व वाला बिज़नेस चाहिए तो आप कंपनी स्वरूप सहकारी समितियों को चूज़ करेंगे। और यदि आपको लगता है कि आपको छोटे से समय में ही लाभ कमाना है तो ऐसे स्थिति में एकाकी और साझेदारी को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा है प्रबंध की योग्यता। किसी भी व्यावसायिक संगठन को चलाने के लिए प्रबंध की योग्यता का होना आवश्यक है। किसी कार्य को करने के लिए बहुत विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन जो छोटे स्वरूप हैं जैसे एकाकी व्यापार में उसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ की कभी हम कंपनी स्वरूप या बड़े स्वरूप की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या होती है, विशेषज्ञों की आवश्यकता की बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है, बड़े पूंजी का निवेश किया जाता है, तो वहाँ पर हर कार्य को विशिष्टता से किया जाता है। तो हमें क्या होती है, प्रबंध की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो एकल स्वामित्व वाला जो उत्कर्ष के प्रचालन के लिए विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो वो पैसा खर्च नहीं कर सकता और सारे ज्ञान नहीं होते हैं। साझेदारी कंपनी में इसकी संभावना बढ़ जाती है क्योंकि सदस्य वो एक से ज़्यादा होते हैं और कार्य का विभाजन हो जाता है। तो किसी व्यक्ति में कोई क्वालिटी होती है, किसी में कोई क्वालिटी होती है तो वो यूज़ कर सकता है, लेकिन लोगों में क्या होता है, विचारों में भिन्नता होने के कारण क्या होता है, बहुत सारी टकराव की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। इसी प्रकार यदि संगठनों के कार्यों की प्रकृति बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो कंपनी स्वरूप पसंद किया जाता है। क्योंकि कंपनी को पसंद क्यों किया जाता है, कंपनी स्वरूप को, क्योंकि इसके प्रचालन सरल है। एकल स्वामित्व और साझेदारी स्वामित्व वाले में से अधिक उपयोगी रहती है, क्योंकि सीमित कौशल रखने वाले व्यक्ति ही ऐसे व्यवसाय को चला सकते हैं। कार्यों की प्रकृति और पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता के अनुसार संगठन के स्वरूप का चयन करा जाना चाहिए। अगर आपको विशिष्टता चाहिए तो कंपनी स्वरूप ढूंढिए और नहीं तो एकाकी से काम चलाइए। पूंजी की आवश्यकता आता है अगला पॉइंट। पूंजी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसका प्रयोग हम व्यवसाय के संचालन के लिए, उसके आधार के लिए ज़रूरी होता है। तो आप बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने में सक्षम हैं तो आप कंपनी स्वरूप को अपना सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर जैसे ही बढ़ेंगे आपके निर्णय लेने में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ जाता है। ठीक है, साझेदारी फर्म को भी सभी साझेदार के इकट्ठा संसाधनों का लाभ मिलता है, लेकिन एकाकी व्यापार में क्या होते हैं, साधन बहुत सीमित होते हैं, पूंजी लिमिटेड होती है, तो आप एकाकी व्यापार को ही चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास पैसों को जुटाने का कैसा साधन है, ज़्यादा जुटा सकते हैं कंपनी स्वरूप, थोड़ा कम तो साझेदारी, और बिल्कुल कम से करना है तो एकाकी व्यापार आपके लिए क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। ठीक है, विस्तार की संभावनाएं भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, कि अगर आपको बिज़नेस को बढ़ाना है तो उचित क्या रहेगा, आपको देखना होगा कंपनी स्वरूप को अपना लें तो उसमें क्या विस्तार की संभावना है, क्योंकि आप पूंजी को बहुत आसानी से इन्वेस्टर से जुटा सकते हैं। अब आता है हमारा कंट्रोल कैसा चाहिए बिज़नेस पे। हम चाहते हैं कि सब कुछ हम करें, कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करे, तो एकल व्यापार को अपना लो, क्योंकि आपको डिसीजन लेने होते हैं। थोड़े बहुत हस्तक्षेप से तो साझेदारी व्यापार, और अगर कंपनी स्वरूप अगर अपनाते हो तो उसके अंदर सभी अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, यानी आपको निर्णय लेने में उनकी भागीदारी से आवश्यक होती है। इसीलिए अगर एकल निर्णय लेना है तो एकल व्यापार, लेकिन स्वामियों के नियंत्रण और निर्णय लेने में भागीदारी से परहेज नहीं है तो साझेदारी और कंपनी स्वरूप को आप अपना सकते हैं। फिर आता है कि व्यवसाय की प्रकृति कैसी है ना, अगला एलिमेंट, कि आपको इंटरेक्ट होना है अगर डायरेक्टली अपने कस्टमर से, तो आपको क्या करना होगा। जैसे परचूनी की दुकान है, आप किराने की दुकान होती है, तो ग्राहक से आपको टच में रहना होता है, उनकी इच्छाएं क्या है, क्या चाहता है, किस मूल्य पे चाहता है, तो आपको क्या होगा, एकल व्यवसाय को अपनाना होगा। वहीं जब आप बहुत बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें आपने एक बार एनालिसिस कर लिया, मार्केट का रिसर्च कर लिया कि मुझे क्या बनाना है, उसके बाद आपको कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होना, आपको वस्तु का प्रोडक्शन करना है और मार्केट में देनी है, एडवर्टाइजमेंट कर दो, खरीदते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कंपनी स्वरूप को अपना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
जो घटक हमने ऊपर पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं, वे सब एक दूसरे से संबंधित हैं। पूंजी का योगदान एवं जोखिम, व्यवसाय का आकार और प्रकृति ये बदलते रहते हैं, तब व्यावसायिक संगठन का जो भी स्वरूप दायित्व की दृष्टि से छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने के लिए उपयुक्त है, वही बड़े पैमाने पर व्यवसाय चलाने के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। इसीलिए उपयुक्त संगठन का चुनाव करने से पहले सभी ऊपर जो भी मैंने बताए हैं आपको, उन सभी तत्वों को पूरी